हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी पुस्तक मल्हार। सीबीएसई बोर्ड की यह पुस्तक है। पाठ 1 पढ़ेंगे हम लोग मातृभूमि। मातृभूमि कविता देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है और इसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ती हूँ मैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। मल्हार पुस्तक की यह कविता बहुत ही अच्छी है बच्चों, और इस मातृभूमि कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। अब बच्चों, आपके मन में एक बात आती होगी कि आखिर ये सोहनलाल द्विवेदी हैं कौन। तो चलिए सोहनलाल द्विवेदी का पहले परिचय देख लेते हैं कि ये जो कवि हैं, कवि को कविता को हमेशा बच्चों कवि लिखते हैं, उनको रचयिता भी कहते हैं और रचनाकार भी कहते हैं। चलिए अब मैं आपको कवि के बारे में परिचय करा देती हूँ। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। 1906 ईस्वी में बच्चों इनका जन्म हुआ था और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए यहाँ पे पाठ से देखते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। इसको भी पढ़ते हैं मेरी समझ से। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों। क नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। आपके सामने तारा स्टार बनाइए, उसके सामने एक तारा बनाइए, स्टार बनाइए। चलिए बच्चों देखते हैं इसको। पहला है इसमें चरण, दूसरा है वंशी और तीसरा है हिमालय और चौथा है सिंधु। तो कौन सा इसका सही उत्तर है। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। अभी आपको पता चल गया बच्चों, सिंधु। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से कविता में भारत भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के पुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है और भारत वासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें भारत की प्रकृति की क्या किया गया है बच्चों, सराहना। ये देखिए, ये आपका बन गया, ये तीसरा नंबर, इसका उत्तर सही है। अगला है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर आपने क्यों चुने। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों और या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते। तो चलिए बच्चों, पेंसिल निकाल लीजिए और मैं आपको बताती हूँ इसका
सही उत्तर, और आप लोग आराम से मिलान कर लीजिएगा। देखिए ये है, पहला है हिमालय। अब हिमालय को पहला प्रसिद्ध नहीं होगा, वसुदेव के पुत्र। देखिए ये देखिए हिमालय भारत की कहाँ पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 1, आपको आसानी हो जाएगी 1। आपको पता चल गया 1 नंबर है ये। 10 आप इसको मिलान भी कर सकते हैं। 10 नंबर, पहला नंबर का उत्तर है 10 नंबर। दूसरे को मिलाते हैं बच्चों, दूसरे को मिलाते हैं। कैसे मिलाना है? त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी होता है 3 नदियों की मिली हुई धारा, संगम। कहाँ पर लिखा हुआ है? आप उसको मिलान कर लीजिए। 2 नंबर के आगे बस 4 लिख लीजिए, या पेंसिल से आप लाइन खींच लीजिए। मलय पवन। मलय पवन का अर्थ होता है बच्चों दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। और 4 नंबर है सिंधु। सिंधु का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर है आपका समुद्र, एक नदी का नाम सिंधु यानी समुद्र। एक नदी का नाम एक समुद्र है, समुद्र को कहते हैं सिंधु। गंगा यमुना। गंगा यमुना यह आपका 5वां है, 5वां नंबर। तो गंगा यमुना का देख के बताती हूँ। देखिए ये तीसरा नंबर। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। रघुपति। रघुपति का भी देखिए बच्चों 5वां नंबर। श्री रामचंद्र जी का नाम है और वे दशरथ के पुत्र हैं। रघुपति श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। और 7वां नंबर है श्री कृष्ण। बच्चों आप लोग मिलान कर लीजिएगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा। श्री कृष्ण 7वां नंबर है। इसका दूसरा नंबर है श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। श्री कृष्ण को कहते हैं वसुदेव के पुत्र। अगला है 8वां नंबर। सीता कौन थी बच्चों? यहाँ पे हम लोग खोजेंगे सीता। 8वां नंबर का 9 नंबर जनक की पुत्री जानकी। सीता जी को जानकी भी कहा जाता है। और गीता। गीता तो हमारा पवित्र ग्रंथ है, तो चलिए इसको भी खोजते हैं, कहाँ लिखा हुआ है ये गीता। देखिए यहाँ पे मिल गया 7वां नंबर गीता है। 9 नंबर का है 7वां नंबर गीता। एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। अगला और लास्ट नंबर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का, अब हम पहले नंबर पे आ जाएंगे, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। ये बच्चों आपका 10 का 10 पॉइंट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो देखिए बच्चों इसके बारे में कविता में कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा, क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। पर हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है यह भूमि। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कभी भारत को बुद्ध भूमि यानी महात्मा बुद्ध की भी भूमि भी कहा है। महात्मा बुद्ध ने भारतीयों में प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया, ताकि भारत में अखंडता न रहे बच्चों, अखंडता बनी रहे, अखंडता न रहे सॉरी। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस लाइन का कि कहते हैं कवि कि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमय धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। और मातृभूमि का अर्थ होता है बच्चों जिस धरती पर हमने जन्म लिया वह हमारी मातृभूमि है, वही हमारी जन्मभूमि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? चलिए बच्चों उत्तर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। कोयल अमराइयों में रहती है। और दूसरा प्रश्न है तन मन कौन संवारती है? तन मन बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं?
झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया था और गीता का संदेश भी दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों, गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में ये सभी से प्रेम करो, हमें यही गौतम बुद्ध ने सिखाया था। नदियां लहर रही हैं, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। और छहर का अर्थ होता है बच्चों बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। अब देखिए, पहला हो गया कि नदियां लहर रही हैं, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, इसका अर्थ देखिए। भावार्थ, नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। और अगला है बच्चों, किसका पानी लहर रहा है? तो गंगा यमुना और त्रिवेणी यानी तीनों, गंगा यमुना सरस्वती का संगम का पानी लहरा रहा है, हिलोरे मार रहा है, उमंग और जोश से मस्ती से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगला देखते हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं। अब यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। गंगा को तो आप जानते हैं, कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मात्राओं की छोटी मोटी कटिंग कर देते हैं, जो उन्हें उसमें बैठाना रहता है बच्चों, सुर लय ताल को बैठाना रहता है, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, आपको उस शीर्षक को देखना है और अपने पसंद से कुछ शीर्षक लिखना है। अब देखिए बच्चों, मिलान करने के लिए आया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं इसको। ये देखिए, वह जन्म, स्तंभ 1 देखिए बच्चों, स्तंभ 2 देखिए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। इसको 2 से मैच कर देते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। देखिए, यहाँ आम के चहक यानी चहचहा रही है, तो आपको यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पंछी चहचहा रहे, तो आपको इससे मिलान करना, इससे ऐसे। और तीसरा नंबर है, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पंछी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता के गीत गा रहे हैं। तो बच्चों आप इसको इससे मिला, 3 नंबर को 3 नंबर से मिलान कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, अनुमान और कल्पना से देखते हैं। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? तो बच्चों इसको आपको यहाँ पे देखिए, बहती बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है? तो इन सब को बच्चों आपको लिखना है और शब्दों के रूप में भी देखिए। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हीं करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता से भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। ऐसे शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। घर घर, घर घर का अर्थ है प्रत्येक घर। आप यहाँ पेंसिल से लिख लीजिएगा खाली जगह में, इस जगह में, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों, प्रत्येक घर। आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी पेंसिल से। और बाल बाल, बाल बाल है हर बच्चा। बाल बाल का अर्थ क्या होता है बच्चों? हर
देखिए बाल बाल हर बच्चा, और सांस सांस, सांस सांस का है अर्थ है प्रत्येक सांस। अब देखिए बाल बाल का बता रहे, सिर के बाल भी हैं और एक एक बाल भी है, और हर बाल यानी हर बच्चा, बाल का अर्थ बच्चा भी होता है और बाल का अर्थ होता है सिर के बाल भी। सांस सांस यानी हर सांस में विशेष है। एक और अर्थ भी है, थोड़े से अंतर से बचना, और जैसे वह गिरने को था पर बाल बाल बच गया। अब देखिए बच्चों, सांस के बारे में आपको बताती हूँ। एक ही शब्द दो बार आता है बच्चों, जहां पर वहां शब्दों का ये जो जोड़ा है, इसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। पुनरुक्त का अर्थ होता है पुनर यानी दोबारा, उक्त यानी कहा गया, युग्म यानी जोड़ा। शब्दों के उस जोड़े को पुनरुक्त शब्द युग्म भी कहते हैं। देश देश यानी प्रत्येक देश में, हर देश में। पर्वत, पर्वत का अर्थ है हर पर्वत, पर्वत पर्वत यानी हर पर्वत। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए। कैसे बनाएंगे बच्चों? तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रण, रंग, रण, सिद्ध आदि। अब देखिए आपको यहाँ भूमि लिखा है, तो भूमि से आपको क्या करना है बच्चों? भूमि तो आपका सेंटर में है, केंद्र में भूमि रहेगा, लेकिन आपको यहाँ एक बता देती हूँ बच्चों, आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा। देखिए आपको एक बता देती हूँ, क्योंकि मेरी पेन बहुत बड़ी है, बड़ा बड़ा लिख देती है। चलिए देखते हैं बच्चों, त प तप भू में, ऐसे करके आप हर बॉक्स में लिख लीजिएगा। देव भूमि, तप भूमि, भारत भूमि। आपके पास जितने भी ये वाले हैं ना बॉक्स बादल बने हुए हैं, इसमें आप देव भूमि, तप भूमि, भारत भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यंग यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि, सिद्ध भूमि। बच्चों ये हो गया आपका प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स, इंग्लिश में उसको कहते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। अगर तप हमने जोड़ा भूमि में, तो तप हो गया प्रीफिक्स, और अगर अंत में हम जोड़ेंगे वो हो जाएगा सफिक्स। जो शब्द अंत में जुड़ते हैं बच्चों, उनको सफिक्स कहते हैं यानी प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द है। अगला देखते हैं बच्चों, थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब इसको देखते हैं। चलिए अब ये लास्ट ही होने वाला नहीं, अभी और बचा। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, ये सही बात है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। घड़ा में पानी रखते हैं, घड़ी समय के लिए होती है। वैसे ही बच्चों एक और शब्द है दीन, दिन। दिन में छोटी की मात्रा, दिन का अर्थ होता है दिवस यानी सुबह दिन, और दीन बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो उसका अर्थ होता है गरीब। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप खोज करके लिख सकते हैं। चांद, चांदी, घट, घाट, चांद, चना, चीन, मेला, मैला, दान, दिन। ये बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। चलिए और देखते हैं आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत, प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान। अब बच्चों मान लीजिए आप भारत के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको अपने यहाँ का मौसम क्या, वहाँ का खाना पीना क्या होता है, वहाँ की जलवायु वेदर कैसा रहता है, और प्रसिद्ध स्थान फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, आपको वहाँ के बारे में 4 लाइन 5 लाइन लिख लीजिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ इसको लिखने के लिए, कि प्रकृति खान छात्र जो है, प्रकृति आपके प्रांत में ईश्वरीय कृत सौंदर्य स्वरूप क्या है, पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों आदि की शब्द की चर्चा करना है। खान पान पे आपका जैसे जो भी कहीं का भोजन होता है, इडली डोसा, कहीं का होता है फाफड़ा, कहीं का होता है लिट्टी चोखा, कहीं का होता है बहुत सारी चीजें बच्चों, जहाँ जो
जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ का एक न एक तो फेमस डिश होता ही है, तो आप उस डिश के बारे में लिख सकते हैं। और वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है, नमी रहती है कि उष्णता रहती है। आप वेदर के बारे में भी लिख सकते हैं। और प्रसिद्ध स्थान आपके यहाँ कौन कौन से हैं घूमने वाले, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगला है ख नंबर, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आप सबसे ज्यादा अपने माँ के नजदीक होते हैं बच्चों, तो आप अपनी माँ के बारे में लिख सकते हैं। पिताजी के बारे में, मेरे पिताजी बहुत अच्छे, उनका जीवन सादा है, वे बहुत ही उच्च विचार में विश्वास करते हैं, प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन व्यंजन बिल्कुल पसंद नहीं, और वे पौष्टिक, क्योंकि वे पौष्टिक नहीं होते हैं। मेरे पिताजी एक समाज सेवी हैं, अपने कार्यालय के कार्य के बाद समाज सेवा का कार्य करते हैं। अगला लिख सकते हैं पॉइंट कि मेरे पिताजी परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, और मेरे पिता परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, और किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले भली बात विचार करते हैं। अब देखिए वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं, यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के साथ नीचे लिखिए। अब देखिए पहली बार में ही बच्चों फूंक कर बजाया जाने वाला, तो ये देखिए यहाँ पे एक बता देती हूँ आपको। ये देखिए शहनाई, आपको तो सब आता ही होगा बच्चों, सॉरी, शहनाई हो गई। अब देखिए अलगोजा, ये देखिए अलगोजा, अलगोजा ये वाला हो गया। अब देखिए एक और है भंकोरा, ये भंकोरा भी हो गया ये वाला। और है नाद, नाद स्वरम, ये देखिए यहाँ नाद स्वरम हो गया बच्चों। और एक बताती हूँ शंख, ये देखिए शंख आपका। और कौन सा, बीसी नहीं, और देखते बताती हूँ बांसुरी, सॉरी बांसुरी, यहाँ देखिए आपको मिल गया। और बच्चों है, और बताती हूँ बीन, ये देखिए बीन बजे। और है सिंगी, ये देखिए बच्चों सारे आपको मैंने बता दिया। अब आप लोग भी सोचेंगे कैसे कैसे मैंने बताया है। अब इनको आपको बच्चों चित्रों के द्वारा आपको समझना है। देखिए बच्चों पहला नंबर है अलगोजा, दूसरा नंबर है बीन। ये देखिए अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, अलगोजा के पास मैं एक लाइन खींच दूंगी, अलगोजा, ये देखिए बीन। और ये देखिए तीसरा नंबर है बांसुरी। और ये देखिए आपका चौथा नंबर है, चौथा नंबर है, दिखाती हूँ बच्चों एक मिनट। चौथा नंबर है देखिए शहनाई, यहाँ पर श लिखा हुआ है, शहनाई जहाँ पे श लिखा है। और यहाँ पे आपने दिखा सी लिखा हुआ है सिंह, तो सिंगी हो गया। और भी जितने भी शब्द हैं बच्चों यहाँ पे देखिए, नाद स्वरम है, ना लिखा है तो नाद स्वरम है। और अगला है भंकोरा, और ये जो शंख बनी हुई आपको पता ही है शंख है। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं, नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाएं। सार्थक शब्द बनाइए, अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया। देखिए बच्चों म, स म ह ग र लिखा है, तो आपको मात्रा लगा के। अब देखिए दूसरा तो मुझे समझ में आ गया बच्चों, दूसरा है हिमालय, तीसरा है गंगा, और चौथा है भीतर। भीतर नहीं बच्चों, भारत। देखिए भ लिखा है, फिर त लिखा है, फिर र लिखा है, तो हमको बनाना है भा र त। मात्रा हमें अपने से जोड़नी होगी बच्चों, चेंज करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में
लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुम दल शोभिनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आप लोग इस लिंक से जाकर के इस गीत को सुन भी सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा पढ़ने के लिए है बच्चों। इस पाठ को इसको पढ़ देती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। बच्चों, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है और यह कविता भी देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। यह मातृभूमि के लिए कविता लिखी गई है। पुष्प क्या नहीं चाहता और क्या क्या चाहता है। बच्चों, इस कविता का डिस्कशन मैं फिर किसी दिन कर दूंगी। मैंने इस कविता का पूरा एक चैप्टर ही बना दिया है। तो चलिए बच्चों, इसको यही समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बच्चों इतना जरूर कहूंगी कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मैंने 2 शब्द बनाने के लिए आपको छोड़ा है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर कुछ छूट गया है तो उसको जरूर कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए अगला चैप्टर बना सकूं। धन्यवाद।